जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लर्निंग जीके पर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी बोर्ड्स की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत देखना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहले एमसीक्यूज को आप देखिए। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यानी एक ऐसा परिवर्तन होगा जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है जंग लगना और ऑप्शन डी है यशत लेपन या गैल्वेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आप आंसर कमेंट कर सकते हैं पहले। बहरहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थों में बदल जाते हैं। जैसे लकड़ी को जलाने पर यह वायु की ऑक्सीजन के साथ जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 बनाती है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे बर्फ़ का पिघलना। यानी कहने का मतलब बर्फ़ जो होता है उसका अगर देखिए तो मूल रूप से किससे बना होता है, उसका रासायनिक संगठन किसका होता है, तो H2O का होता है। ठीक है ना, यानी बर्फ़ का भी H2O होता है। अगर ये पिघलेगा तो पानी होगा, तो पानी का भी H2O ही होता है ना, यानी इसका भी सूत्र H2O होता है। अगर ये गैस बनेगा, जलवाष्प बनेगा, तो उसका भी जो फार्मूला होगा वो H2O ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बन रहा है। ठीक ना, यहाँ पे जो मूल पदार्थ है, मूल पदार्थ ही हर जगह मतलब उसका संगठन रह रहा है। ठीक है, आप समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है डैश कहलाता है। यानी जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ न बने, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? अभी हमने इसके पहले देखा था एग्जाम्पल में। तो आप बताइए इसमें से आंसर क्या होगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए क्या इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, फिजिकल चेंजिंग बोलते हैं उसको। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, पदार्थों में परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये बात आप याद रखिएगा। जैसे जलवाष्प यानी जो भाप होता है, जल का वाष्प में परिवर्तन। ठीक है, जो जल होता है पानी लिक्विड, उसका वाष्प में परिवर्तन। जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। बात समझ रहे हैं? अभी इसको मैंने पहले बताया था, जो आप यहाँ देख रहे हैं जल का वाष्प में परिवर्तन, वो क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? नए पदार्थ बनता है वहाँ से। जैसे आप यहाँ देखिए, जैसे दूध से दही बनने पर यह खट्टा हो जाता है क्योंकि नया पदार्थ बनता है जो कि लैक्टिक अम्ल है। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम फ्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, यानी हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक ना, यानी CCl4 होता है इसका, CCl4 जो बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। यही क्या है? एक सहसंयोजक यौगिक है। यानी इनमें जो तत्व हैं, उन तत्वों के जो परमाणु हैं आपस में ना इलेक्ट्रॉनों का साझा करके एक यौगिक का निर्माण किए हैं। आपस में कार्बन क्लोरीन, ठीक है, ये आपस में क्या है? इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो कंपाउंड है उसका निर्माण किए हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, सहसंयोजक यौगिकों में अधातु यौगिक, ठीक है, नॉन मेटल कंपाउंड। बात समझ रहे हैं? अधातु यौगिक, नॉन मेटल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन युग्मक के साझा द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है नाइट्रोजन है और यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन ही है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। यानी अगर बात करें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की, तो हम इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं ना इसके चारों तरफ, ठीक है, दिखा देते हैं। तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का यहाँ पे दिखा दिए हैं और इसका नाइट्रोजन का यहाँ पे तो दिखा दिए हैं। तो इनका साझा कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन तो वहीं पर रहेंगे,
एक्सचेंज मतलब कहने का वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी यहाँ से इसका उठ के यहाँ पे और इसका उठ के यहाँ पे नहीं आएगा, वो वहीं पे रहेगा। बट फिर भी क्या करेंगे, ये साझा कर लेंगे, यानी ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन एन के लिए भी काम आएगा और एन का इलेक्ट्रॉन ये ओ के लिए भी काम आएगा। ठीक है, इस तरीके से इस साझा कर ले शेयर कर लेते हैं। वो उनका इलेक्ट्रॉन उनके पास ही रहता है बट दूसरे के लिए भी काम आता है, इस प्रकार से। बात समझ रहे हैं? तो ये होता है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन युग्मों के द्वारा साझा के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, जैसे CCl4 यानी बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, CO2, H2O, सब क्या होते हैं, ये सभी सहसंयोजी यौगिक होते हैं। इनको सब याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। H2O, CO2 और CCl4, NO2, ठीक है, NH3, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी सहसंयोजी यौगिक होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एंथ्रेसिन, ऑप्शन बी है नेप्थलीन, ऑप्शन सी है फ्यूरॉन, ऑप्शन डी है बेंजीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी फ्यूरॉन। तो फ्यूरॉन को बोला जाता है विषम चक्रीय यौगिक। ठीक ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। कह रहा है कि उर्वरकों के निर्माण में जो होते हैं फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, जिसको खादर बोला जाता है कभी कभी, जो मार्केट्स में मिलते हैं, ठीक ना, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, यानी उनमें कौन सा तत्व का इस्तेमाल होता है? तो फ्रेंड्स बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है सीसा यानी लेड, और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पोटेशियम का यूज होता है। जैसे मेनली जो 3 होते हैं तत्व, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनका इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर्स में, उर्वरकों में। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं इसके बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के उर्वरक होते हैं, जिन्हें नाइट्रोजन, फॉस्फेट तथा पोटास कहते हैं। पोटास उर्वरक पोटेशियम से प्राप्त होता है, जैसे हमने अभी दिखा था उसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। सही कथन का चयन कीजिए दोस्तों। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 कथन हैं। उन कथनों का सही से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन कथन सही है, कौन कथन गलत है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। कथन 1 जो है ऑप्शन ए के रूप में, मिश्रण समांगी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है एक मिश्रण में घटक नियत अनुपात में उपस्थित होते हैं। अगला है किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी है एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, क्या है? तो ऑप्शन डी है, कह रहा है कि एक मिश्रण के जो गुणधर्म होते हैं ना, उनके घटकों के समान ही होते हैं। दिस इज अ राइट कथन लाइन। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है। ठीक है, इस लाइन को जो हमने पढ़ा अभी, इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। एक मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक यौगिक के मिलने से बनता है। ठीक है, बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तथा इसके अवयवी पदार्थों को सरल यांत्रिक या भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक ना, एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान ही होते हैं। दिस इज अ राइट लाइन। ठीक ना, ये कथन जो स्टेटमेंट है काफ़ी करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसके ऑप्शंस 4 हैं आपके सामने। देखिए, ऑप्शन ए है अमोनिया, और ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक ना, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ए यानी अमोनिया हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यद्यपि वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में रहता है, हैबर विधि द्वारा नाइट्रोजन से अमोनिया बनाया जाता है। ये याद रखिएगा कौन विधि है? तो हैबर विधि है। हैबर विधि से
नाइट्रोजन से अमोनिया बनाया जाता है, जिसके ऑक्सीकरण के उपरांत नाइट्रेट तथा नाइट्राइट बनता है, जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन में आवश्यक होता है। ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। ऑप्शंस को ध्यान से एनालाइज कीजिए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ठीक है, यानी चूने का सुपर फास्फेट, चूने का सुपर फास्फेट, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। चूने का सुपर फास्फेट है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होगा। यूरिया जो होता है, यूरिया होता है NH2CO NH2, ये हो गया यूरिया। तो इसमें है ना नाइट्रोजन, ये N यहाँ पे है, N यहाँ पे है ना, इसमें है। भारतीय नमक सोरा, तो सोरा होता है पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, तो KNO3, इसमें भी नाइट्रोजन है। यहाँ पे मिर्ची नमक सोरा, तो नमक सोरा क्या होता है, मिर्ची नमक सोरा, तो इसको शायद इसका तो फॉर्मूला पता नहीं, बट यह होता है नमक का क्या होता है, NaCl होता है। ठीक ना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं होगा। यहाँ पे आंसर दिया है ऑप्शन ए जो है चूने का सुपर फास्फेट, इसमें इसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन तत्व तो नहीं होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, चूने का सुपर फास्फेट एक उर्वरक है जिसका रासायनिक सूत्र CaH2PO4 ट्वाइस होता है, अतः इसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। ठीक ना, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ध्यान से ऑप्शंस को पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, यानी इसमें से कौन तत्व नहीं है, यानी देखिए ध्यान से। तो ऑप्शन जो ए है वो सोडियम तत्व है, टिन इसको बोलते हैं, SN ये भी तत्व है। पानी, तो पानी क्या है, एक यौगिक है, तत्व नहीं है। पानी का होता है फार्मूला H2O, तो पानी क्या है, एक यौगिक है, नॉट एन एलिमेंट, दिस इज अ कंपाउंड, ये एक यौगिक है, तत्व नहीं है। ठीक ना। आज अब यहाँ पे ऑप्शन डी में है कार्बन, कार्बन क्या है, एक तत्व है। ठीक है, तो आप समझ गए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी 3.5% होती है। कितनी? 3.5%। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा लगभग 3.5% अर्थात 35 ग्राम प्रति लीटर होती है। ठीक है, 35 ग्राम प्रति लीटर होती है, इस प्रकार से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। सक्रियत आपंक उपचार को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, आपने इसको सुना नहीं होगा। सक्रियत आपंक उपचार को क्या कहते हैं? तो आपके सामने ध्यान से पढ़िए, 4 ऑप्शन है, तो इसमें होगा सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी कहते हैं जैविक उपचार। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सक्रियत आपक उपचार औद्योगिक अपशिष्ट जल और सीवेज के जल के ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है। देख रहे हैं, ये जो उपचार है सक्रियत आपंक उपचार, ये जो है ना, ये इंडस्ट्रियल जो होता है अपशिष्ट, जो मतलब क्या बोलते हैं ना, समझ रहे हैं ना, जो कूड़ा करकट होता है, अपशिष्ट जल और सीवेज के जल के ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है, मतलब उन सब जो सीवेज के जल होते हैं जो साफ करने की प्रक्रिया है। यह जैविक उपचार है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रक्रिया है, इस प्रकार से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? कार्बन का एक रूप नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो बोलेंगे ऑप्शन ए, यानी जो हेमेटाइट होता है वो कार्बन का एक रूप नहीं है। कार्बन का अगर बात करें वही अपरूप या फिर रूप, तो ग्रेफाइट भी है कार्बन का अपरूप, ये काजल मतलब जो कोयला होता है, और चारकोल भी है। ठीक है, बट हेमेटाइट क्या है, ये होता है Fe2O3, ये होता है हेमेटाइट। ये जो होता है लोहा आयरन का एक बोले तो अयस्क है और है। ठीक ना, ये कोई अपरूप नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी उसमें करते हैं प्रयोग ग्रेफाइट का। ठीक है, ग्रेफाइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, सीसा यानी लेड संचालक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। क्या होती है? सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है, ये इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को।
तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, सी सैलिड संचालक बैटरी के आवेशित होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसकी करती है, खपत के लिए होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो बोलेंगे राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी जिप्सम के निर्जलीकरण से बना। जिस मान लीजिए यहाँ पे जिप्सम है, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? तो होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, तो निर्जलीकरण मतलब क्या? जल का निकलना, यहाँ से जल का निकलना, यानी यहाँ से जो होता है, यानी दो यहाँ पे है ना H2O, तो इसमें से क्या होगा ना, यहाँ पे यहाँ से जब निकलेगा कुछ, यहाँ पे जल का अंश निकलेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाता है। यहाँ पे दो की जगह पे यहाँ पे हाफ हो जाता है। बात समझ रहे हैं? यानी यहाँ से कितना, यहाँ से डेढ़ जो है ना, डेढ़ जो अंश जो जल का अणु है वो निकल जाता है। तो कितना बचता है? तो हाफ H2O बच जाता है। तो इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले क्या था? तो जिप्सम था जिसमें जल के दो अणु थे, उसमें से जब डेढ़ जो जल के अंश या फिर अणु निकल गए तो कितना बचा? तो यहाँ पे हाफ अणु बचा है जल का। ठीक है, तो ये कहलाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? यानी ऐसा चूना जो बुझा नहीं है, जो पानी में अभी तक नहीं मिला है, तो उसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना। ठीक है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है तथा इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड CaO है। इसे दग्ध चूना या बर्न्ट लाइम के नाम से जाना जाता है। यह सफ़ेद रंग का दाहक, क्षारीय तथा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यानी इसको क्षारकीय क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इसका जलीय विलयन देखेंगे ना, CaO का, CaO प्लस जो इसका मतलब जलीय विलयन होगा H2O मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक क्षार बन जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, यानी चारों हाइलोजन्स हैं। बताइए कौन इसका राइट आंसर होगा? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जो फ्लोरीन होता है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगर बात करें इनकी अभिक्रियाशीलता का घटता बढ़ता क्रम, तो जैसे सबसे जो कम होता है जो इसका परमाणु संख्या है, जैसे फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन आता है, उसके बाद ब्रोमीन आता है, उसके बाद आयोडीन आता है। तो इसको कह सकते हैं इससे इस प्रकार से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इस प्रकार से क्या है, इनकी अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम है। ठीक ना, सबसे अधिक क्या होता है? फ्लोरीन होता है, उसके बाद से क्लोरीन होता है, और उसके बाद से ब्रोमीन होता है, उसके बाद से आयोडीन होता है। सबसे जो कम अभिक्रियाशील है वो क्या है? आयोडीन है। ठीक ना, तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। समझ गए? ये जो हाइलोजन्स होते हैं, ये जो आवर्त सारणी होता है उसके ग्रुप 17 के तत्व होते हैं। इसको याद रखिएगा, ग्रुप 17, यानी ग्रुप यानी समूह जो होता है, जो खड़ी लाइनें होती हैं, उन खड़ी लाइनों जो 17 होता है ग्रुप, उसमें होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, हाइलोजनों में फ्लोरीन की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक है। इसकी वियोजन ऊर्जा कम तथा उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होने के कारण यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यह O2, N2, हीलियम, नियॉन, आर्गन को छोड़कर सभी तत्वों से सीधे संयोग करती है। बात समझ रहे हैं? यानी किसको छोड़ देती है? तो आपके सामने वो भी दिए गए हैं, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन को छोड़कर बाकी जो जितने तत्व होते हैं उन सभी से सीधे वो संयोग जुड़ जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ठीक है, कह रहा है तरल अवस्था में जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है वो अधातु कौन है? अधातु देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जो उसको बोलते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? ये लिक्विड अवस्था में पाया जाने, लिक्विड जो होता है उसका स्थिति उसमें वो पाई जाती है, तरल है, अधातु है। ठीक है ना, वो है ब्रोमीन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम मुख्य समूह तत्व का तत्व है। ठीक ना, कह रहा है कि सप्तम मुख्य समूह का तत्व है और सामान्य ताप पर केवल यही अधातु नॉन मेटल द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्य जो ताप होता है, कमरे का ताप कह सकते हैं, सामान्य जो ताप होता है उस पर क्या होता है? ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो अधातु होता है ब्रोमीन। ठीक है,
यहाँ पे क्या रहा है, सप्तम आई थिंक 17 होता है, मतलब जो ग्रुप होता है 17 का तत्व है ये, ठीक ना, बात समझ गया। यानी कुल मिला के कितने ग्रुप होते हैं आवर्त सारणी में, तो 18 ग्रुप होते हैं। जो 17 होता है ग्रुप उसमें पाए जाते हैं ऊपर से लेके नीचे। कौन सबसे ऊपर होता है, कौन, तो फ्लोरीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, सॉरी क्लोरीन होता है, फिर उसके बाद ब्रोमीन होता है, फिर उसके बाद आयोडीन होता है, ठीक है। देख चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का आइसोमर है। एथिल अल्कोहल का आइसोमर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी डाईमेथिल ईथर है, ठीक है, डाईमेथिल ईथर बोलते हैं उसको। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, जिन यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु गुण, ठीक ना, परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी आइसोमर कहलाते हैं, ठीक है। कह रहा है जिन यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुण गुण जो है भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी आइसोमर कहलाते हैं, तथा यह परिघटना समावयवता कहलाती है, जैसे इथाइल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, फेन उत्प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है। कह रहा है फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म, मतलब किसके धातु कर्म, धातु कर्म माने क्या होता है, जिन धातु का निष्कर्षण जो होता है प्रोसेस को बोलते हैं धातु कर्म, ठीक है। तो धातु कर्म के लिए किया जाता है, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ए, ठीक है, यानी बोलते हैं सल्फाइड एस्क, ठीक है, सल्फाइड एस्क जो होता है, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी है सिल्वर आयोडाइड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ये फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग होने वाला हाइपो होता है। इसका जो केमिकल नाम होता है क्या होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट होता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को, हालांकि कुछ दिया नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे, कह रहा है कि फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे क्या होते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है, ठीक है। कह रहा है कि हाइपो सॉल्यूशन में क्या होती है, सिल्वर हाइलाइट विलय होती है, घुल जाती है, इसीलिए क्या करते हैं, सिल्वर हाइलाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलते हैं देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को, कुछ फैक्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है, शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है, तो क्या बनता है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन से, ध्यान से पढ़िए अपना ऑप्शन और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी बनता है एथेनॉल, जिसे बोलते हैं एथिल अल्कोहल, ठीक ना, यही बनता है शर्करा या मंड के किण्वन से, ठीक ना। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को, आइए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, शर्करा या मंड के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त होता है, वह रासायनिक परिवर्तन जो ईस्ट और जीवाणुओं की उपस्थिति में शर्करा को एथिल अल्कोहल में परिवर्तन कर देता है उसको बोलते हैं किण्वन, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, किण्वन कर देते हैं, किण्वन कहते हैं इस प्रक्रिया को। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, आपके एग्जाम के लिए लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल घंटी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं भी जब ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो आप पर सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है, और आप उसको देख सकें। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।